हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आज देखने वाले हैं न्यूट्रिशन की सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी गई है, जैसे कि साकिर स्टेप हो गया, साल्टर स्केल हो गया। तो मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने वाले टूल्स के बारे में, साथ ही साथ रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ प्रोटीन और एनर्जी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सीडेंट्री एक एडल्ट फीमेल के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। साथ ही साथ ये एनर्जी यील्ड देखेंगे, एनर्जी यील्ड के अंदर कि हाँ भाई अल्कोहल के 1 ग्राम से कितना एनर्जी अपने को मिलता है। साथ ही साथ हम देखेंगे लिमिटिंग एमिनो एसिड्स, कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से एमिनो एसिड्स लिमिटेड होते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फूड एडल्ट्रेशन डिजीज, एग का ओवरव्यू और कंप्लीट विटामिन्स का ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी को हम शुरू करें इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि सर आपके एक एक वीडियो में से यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 to 12 क्वेश्चन का आने का रीजन मैंने आप सभी को बताया कि रैपिड रिविजन की सीरीज को फ्रेंड्स हल्के में मत लीजिएगा। रैपिड रिवीजन की सीरीज के अंदर एक एक वीडियो की एक एक टेबल जो है वो 4 से 5 बुक्स को कलेक्ट करके, उनको देख के, उनको समझ के और उनके अंदर से मटेरियल को निकाल के वहां पे बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। हाँ, अगर आप चैनल पे आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो। रैपिड रिवीजन 4 के अंदर सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करने के टूल्स। देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करने वाले जो टूल्स हैं उनके अंदर एग्जाम में बहुत बार आप सभी से पूछा गया साकिर स्टेप के बारे में। आप सभी इस चीज़ के बारे में सभी अवेयर हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम में एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसको बार बार बच्चे देखते हैं नेट पे। तो आप सभी को पता है इस तरह की होती है साकिर स्टेप। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम रखा है इसका। इसके अलावा साल्टर स्केल के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और एक और जो है कानावटी इंडेक्स, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पे 3 जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा और जो असेसमेंट टूल्स जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के हैं वो भी यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे एक जगह कर दिए हैं। एक ये है बेंगल टेस्ट और एक है क्वेक स्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे मैं देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बताऊंगा साल्टर स्केल के बारे में। बेसिकली साल्टर स्केल क्या है? ये बेबी का वेट चेक करने के काम आती है। क्या होती है देखिए, ये है यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये है साल्टर स्केल। साल्टर स्केल के अंदर देखिए इस तरह का ये क्या होता है, स्केल होता है, जिसको यहाँ पे, जिसमें एक बेबी को क्या किया जाता है, एक बैग के अंदर डाल के यहाँ पे इस पर लटका दिया जाता है और इस बेबी का वेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये साल्टर स्केल है। तो बेसिकली ये बेबी का वेट चेक करने के काम आती है। सेकेंड है यहाँ पे साकिर स्टेप। साकिर स्टेप आप सभी को पता है कि ये मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मीजर करने के काम आती है। इस तरह की होती है। इस स्ट्रेप को या इस टेप को क्या करते हैं, बेबी का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है उसके, वो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ लपेट के चेक करते हैं। और हम देखते हैं कि अगर बेबी का जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है वो रेड कैटेगरी में आ रहा है, मींस लेस देन 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो उसको वेस्टेड कैटेगरी या माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में रखते हैं। तो और सेकंड है येलो कैटेगरी में। 12.5 टू अगर 13.5 के बीच में अगर उसका आ रहा है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो अपन उसको बॉर्डर लाइन कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा होता है ग्रीन कैटेगरी में, अगर उसका मोर देन 13.5 सेंटीमीटर है उसका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो अपन उसको नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से साकिर स्टेप से अपन क्या करते हैं, मीजर करते हैं। थर्ड है यहाँ पे बेंगल्स टेस्ट। यह है एक 4 सेंटीमीटर डायमीटर की एक बेंगल होती है, जिसे अपन यूजुअली नॉर्मल भाषा में रूटीनली अपन उसको चूड़ी कहते हैं। तो उस बेंगल को क्या करते हैं, किसी बच्चे को पहनाते हैं, और ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर की अगर बेंगल अगर मान लीजिए उसकी एल्बो को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो अपन ये मानते हैं कि उसका क्या है, उसको माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में रखते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस का पुअर मानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्विक एसेस करने का टूल होता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को। नेक्स्ट है 4th नंबर पे क्वेक स्टिक। ये एक स्टिक होती है, ठीक है, एक मतलब अपन मान सकते हैं कि एक लकड़ी की एक स्टिक होती है, बहुत लंबी सी पट्टी होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक बच्चे की हाइट के साथ उस पर हाइट के मीजरिंग लिखे होता है 80, 90, 100, 110, इस तरह से उसकी सेंटीमीटर में हाइट के अकॉर्डिंग उस बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये उसके अंदर लिखा होता है। तो ये क्वेक स्टिक टेस्ट है, इसको अपन बेसिकली क्वेकर आर्म सर्कमफेरेंस मीजरिंग स्टिक कहते हैं। ठीक है, ये आर्म सर्कमफेरेंस उस बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये इसके अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम यूज हुई थी नाइजीरिया के अंदर 1960s में। बहुत ही रैपिड और सिंपल टूल होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने का, एग्जाम में आ सकता है, आप सभी को याद रखना है।
नेक्स्ट है कानावटी इंडेक्स या मैक्लॉरन इंडेक्स। देखिए कानावटी इंडेक्स आप सभी को पता है, आपको एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर कानावटी और मैक्लॉरन इंडेक्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली ये मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस डिवाइडेड बाई हेड सर्कम्फेरेंस होता है। मीन्स एक दोनों का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस एंड हेड सर्कम्फेरेंस का रेशियो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस बच्चे का कितना है, उसके अंदर हेड सर्कम्फेरेंस का क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, भाग दे देते हैं। तो जो अपने पास नंबर आता है वो कानावटी इंडेक्स का एक क्या आ जाता है, फिगर आ जाता है। अगर वो फिगर अगर मान लीजिए मोर देन 0.31 है, जैसे कि 0.32, 0.33 ये है, तो अपन उसको नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। और 0.31 टू 0.28 के बीच आता है अगर ये रेशियो, तो अपन उसको माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। मॉडरेट में रखते हैं 0.28 टू 0.25, और सीवियरली माल नरिश्ड अपन रखते हैं लेस देन 0.25 के अंदर, ठीक है, अगर इतना आता है तो, ठीक है। तो ये एज डिपेंडेंट इंडेक्स होती है बच्चों का माल न्यूट्रिशन को डायग्नोस करने की। तो ये हो गई पांचों अपने जो टूल होते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर मैंने सभी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो यहाँ पे लिखे हैं एग्जाम के अंदर इस एक स्लाइड से। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम में बहुत बार कहा है, पिछले भी एक वीडियो के अंदर मैं आपको डाला भी था यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर यूट्यूब पे, कि एक ही वीडियो में से 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो क्यों आ जाते हैं, मेरे एक वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन आने का यही रीज़न है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक स्लाइड में यहाँ पे डाल के रख देता हूँ। ये जो स्लाइड है आपके सामने है, ये हर एक कोचिंग वाला पढ़ाता है आपको, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाता है। ये इसी तरीके से पढ़ाते हैं, इसका एक आधा पार्ट वो लोग पढ़ाते हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे एक और पार्ट ऐड किया है, रिकमेंडेड डेली अमाउंट का, RDA कितना होता है इन सभी का। तो यहाँ पे अधूरी जो कोचिंग्स के अंदर जो मिलती है आपको नॉलेज, उसके ऊपर एक और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है। इसी करके बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है, साथ ही साथ आपका नॉलेज बढ़ाने वाली होती है। इस एक स्लाइड के अंदर मैंने वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता चल रहा है। विटामिन सी होता है और विटामिन बी होते हैं। विटामिन बी के जितने भी टाइप हैं वो सारे क्या आते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। साथ ही साथ इनके केमिकल नेम क्या क्या हैं वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज है वो भी मैंने यहाँ पे करी है इंक्लूड, और इनका डेली अपने को कितना अमाउंट लेना चाहिए, रिकमेंडेड डेली अमाउंट ये लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम के अंदर आपसे तीनों चीज़ों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है। देखिए चलते हैं स्लाइड को अपन एलाबोरेट करता हूँ मैं आपके लिए कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है। इसके अलावा जो फेट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं ADE, ठीक है। विटामिन सी को अपन केमिकली कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। रिकमेंडेड डेली अमाउंट जो RDA है इसका 40 to 60 mg पर डे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं C से 40, ठीक है, C से 40 से 60 mg पर डे अपने को देना होता है। चलते हैं विटामिन B1, थायमिन कहते हैं इसको। थायमिन की कमी से बेरी होता है और वर्निक कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है, ठीक है। 0.5 mg पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इंटेक। हर 1000 किलो कैलोरी इंटेक के साथ 0.5 mg अपने को थायमिन चाहिए होता है। आप सभी को पता है थायमिन की कमी से बेरी होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी एल्कोहलिक क्लाइंट होता है उनके अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पे B1 की कमी होती है तो उनको वर्निक कोर्साकॉफ साइकोसिस हो जाता है। वर्निक कोर्साकॉफ डिजीज आप सभी को पता है, ठीक है, वो हो जाती है। इसकी रिकमेंडेड डेली अमाउंट है 0.5 mg पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इंटेक। विटामिन B2 है राइबोफ्लाविन। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। 0.5 mg पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इंटेक होता है, ठीक है। देखिए दोनों B1 और B2 0.55 है, ठीक है, आपको याद रखना है। थर्ड है यहाँ पे विटामिन B3, नियासिन कहते हैं इसको, ठीक है, या नियासिनामाइड भी कहते हैं। तो ये इसकी डेफिशिएंसी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से हो जाता है पेलेग्रा, ठीक है। इसके अंदर 4D जो साइन होते हैं वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो रिकमेंडेड डेली अमाउंट है वो है 6.6 mg पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इंटेक। आप सभी को याद रखना है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम इसके अंदर देखने को मिलता है। 5 × 2 10 होता है, तो यहाँ पे 10 mg इसका रिकमेंडेड डेली अमाउंट है। याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ विटामिन B5 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। विटामिन B6 पायरिडोक्सामाइन या पायरिडोक्सल, ये इसका केमिकल नेम होता है। इसकी कमी से पेरिफेरल न्यूराइटिस या एनीमिया देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी जो रिकमेंडेड डेली अमाउंट है वो है 2 mg। बायोटीन है, बायोटीन को विटामिन B7 कहते हैं। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस या एंट्राइटिस हो जाता है। 1 mg इसका रिकमेंडेड डेली अमाउंट है।
विटामिन B9 फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड कहलाता है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। आप सभी को पता है फोलिक एसिड की कमी से ही होते हैं। एग्जाम में अभी जो रिसेंटली PGIMER संगरूर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये पूछा गया था कि फोलिक एसिड कब शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली फोलिक एसिड अपन शुरू करते हैं कंसेप्शन से भी पहले, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टिंग मदर होती है, जो ऐसा सोचती है कि अब हमारे को प्लान करना है, तो प्लान करने से पहले ही वो क्या करे, फोलिक एसिड को शुरू कर दे, ये उनके लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे फोलिक एसिड बिफोर कंसेप्शन ही शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करती है, जो होने वाले बेबी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को होने से बचाती है, ठीक है। तो विटामिन B9 का जो रिकमेंडेड डेली अमाउंट है वो है 100 mcg। विटामिन B12 मेथिलकोबालामीन, साइनोकोबालामीन और हाइड्रोक्सीकोबालामीन, इसके 3 टाइप्स होते हैं केमिकल नेम्स। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज है इसकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसकी जो रिकमेंडेड डेली अमाउंट है वो 1 mcg है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है, मैं आपको दोबारा से इनका रिकमेंडेड डेली अमाउंट याद करवाता हूँ। C से 40 से याद रखना है। विटामिन B1, B2 और B3 इनको 0.5, 0.5 और 6.6 इनको देखिए याद रखना है तीनों को। 0.5 ये याद हो जाएंगे, 6.6 आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये 2 तो याद रहेंगे, तीसरा आपको याद रखना है। और इसको भी कैसे याद रखना है, 3 into 3, ठीक है, 3 into 6 होते हैं, 3 into 2 6 होते हैं, और 5 into 2 10 होते हैं। तो यहाँ से 2 से गुना कर देना है, ठीक है। विटामिन B3 6 या 6.6 आपको याद रखना है। अगर आपको अराउंड फिगर याद रहता है 6 तो आप 6.6 याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 into 2 = 3 2 जा 6 होते हैं एंड 5 2 जा 10 होते हैं। तो आपको 3 और 5 इन दोनों का भी याद हो जाता है। विटामिन B6 सिर्फ और सिर्फ इस पूरी सारणी के अंदर, पूरी टेबल के अंदर विटामिन B6 का याद रखना है 2 mg, ठीक है। इसके अलावा 7 को देखिए बायोटीन कहते हैं। तो 7 को अपन बेसिकली 1 की तरह ही लिखते हैं 7 में, और 7 में बोलते भी अपन 1 है, कैसे, से 1। तो से 1 से 1 mg, ठीक है। विटामिन 9, तो 9 को हिंदी में कहते हैं 9 100, तो दोनों में ओ बोल रहा है, 9 100, ठीक है। तो 9 को भी अपन कैसे याद रख सकते हैं, विटामिन B9 को 100 mcg, ठीक है। इस तरह से विटामिन B12 के अंदर भी देखिए 1 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे 1 mcg। तो देखिए बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को कोरिलेट करके याद रखते हैं तो इनका रिकमेंडेड डेली अमाउंट भी आप आराम से याद रख सकते हैं। 2 बार अगर इन रिकमेंडेड डेली अमाउंट को याद करने की कोशिश करोगे, 3rd टाइम पे आप सभी रिकमेंडेड डेली अमाउंट्स को क्या कर दोगे, लिख दोगे पेज पे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड के अंदर केमिकल नेम, डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है वो, और रिकमेंडेड डेली अमाउंट, तीनों मैंने यहाँ पे आपको रटवा दी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर मैंने यहाँ इंक्लूड किया फैट सोल्यूबल विटामिन। इस स्लाइड में से एग्जाम में बहुत बार पूछने को मिलते हैं। क्या होते हैं, जैसे विटामिन K1, K2, K3 सभी को पता है, मेनाडियन, फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन इनके नाम है। क्या सोर्स होता है वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस फैट सोल्यूबल विटामिन की स्लाइड में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो है कि सब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से। तो 4 प्रकार के जो विटामिन है A, D, E, K, ये चारों फैट सोल्यूबल है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, इनका केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए को जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, रेटिनॉइड्स हैं और कैरोटिनॉइड्स हैं। ये तीनों केमिकल नेम विटामिन ए के ही हैं। इनकी कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है। जीरोप्थेल्मिया एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, याद रखिए फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसकी कैटेगरी के अंदर बहुत सारी डिजीज आती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि बिटॉट स्पॉट, ये सारी की सारी ये ग्रुप ऑफ डिजीज, जीरोप्थेल्मिया, जीरोमेलेसिया, ठीक है, केराटोमेलेसिया, ये सारी की सारी ये ग्रुप ऑफ डिजीज हैं जो जीरोप्थेल्मिया के अंदर आती है। उसका एक क्लासिफिकेशन होता है, बाय द वे वो मैंने इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर ऐड नहीं किया है। WHO का पूरा जीरोप्थेल्मिया का जो क्लासिफिकेशन है वो आप नेट पे देख लीजिएगा, ठीक है, इंटरनेट पे पूरा का पूरा जीरोप्थेल्मिया का पूरा WHO के रिलेटेड जो एक पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें सारी डिजीज आती है, नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉट स्पॉट, केराटोमेलेसिया, ठीक है, ये सारा आता है। तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थेल्मिया। रिकमेंडेड डेली अमाउंट है 600 mcg रेटिनॉल एवरीडे, ठीक है। सेकेंड है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो होता है, विटामिन D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, D4 होता है, D5 होता है। अपन जो सिलेबस की दृष्टि से जो पढ़ते हैं D2 और D3 पढ़ते हैं। D2 को अपन अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और D3 को कहते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है।
इनकी कमी से कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। ठीक है, इसलिए विटामिन डी लेना बहुत जरूरी होता है। बच्चों के लिए तो रिकेट्स और बड़ों के लिए ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, ये डिजीज़ होने की संभावना रहती है। और विटामिन डी की जो रिकमेंडेड डेली अमाउंट है वो है 2.5 mcg। ठीक है, थर्ड है विटामिन ई, टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल्स। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न्स के अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया होने की चांसेस रहते हैं। ऐसे विटामिन के होता है वो हेमरेजिक बच्चों के अंदर डिजीज करता है, तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया करता है, ये हेमरेजिक एनीमिया कर सकता है। ठीक है, हीमोलाइसिस और हेमरेजिक दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, ई और के का। ये भी मैं आपको देखिए रिकमेंडेड डेली अमाउंट भी आपको रटवाने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। अपन यहाँ चल रहे थे देखिए विटामिन ई में, तो हीमोलाइटिक एनीमिया करता है, ये 0.8 mg पर ग्राम एसेंशियल फैटी एसिड्स के अकॉर्डिंग लेना होता है। विटामिन के है K1 फाइलोक्विनोन, K2 है मेनाक्विनोन। ठीक है, थर्ड है K3 मेनाडियंस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो अपन क्लिनिकली जो यूज़ करते हैं विटामिन के का इंजेक्शन जो लगाते हैं वो विटामिन K3 होता है। क्या होता है, K3, क्योंकि वो क्या होता है, मेनाडियम बाइसल्फेट होता है। क्या होता है, मेनाडियन बाइसल्फेट होता है। तो मेनाडियंस जो होते हैं वो होते हैं विटामिन K3 और वही सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक विटामिन के जो अपन लगाते हैं वो K3 होता है, हमेशा याद रखना है, जो अपने को क्लिनिकली देखने को मिलता है एम्प्यूल्स में। और K1 के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं प्लांट सोर्सेज। K2 के जो सोर्सेज होते हैं मेनाक्विनोन के वो होते हैं यहाँ पे एनिमल सोर्सेज। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे फाइलो के अंदर फल बोल रहा है, या पी से फाइलो या पी से प्लांट्स, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। K2 है मेनाक्विनोन और K3 है मेनाडियन। तो मेनाडियन में डी आ रहा है, डी मीन्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसके होते हैं, सिंथेटिक्स के। ठीक है, तो मेनाडियन और फाइलोक्विनोन जब आपको याद रख सकता है तो मेनाक्विनोन को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, कि मेनाक्विनोन के क्या है, बचा हुआ एनिमल क्या हो सकते हैं, सोर्सेज इसके हो सकते हैं। क्या डिजीज कोज करता है, हेमरेजिक डिजीज करते हैं बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न्स के अंदर। और विटामिन के का यहाँ पे क्या है रिकमेंडेड डेली अमाउंट, 0.03 mg पर kg। ठीक है, तो ये हो गया फेट सोल्यूबल विटामिन का क्या, जितना भी केमिकल नेम्स है, डेफिशिएंसी डिजीज और आरडीए है वो। तो देखिए यहाँ पे मैं विटामिन जो याद रख सकते हैं अपन आरडीए इनकी, उनमें से देखिए विटामिन डी की किस तरह से याद रखनी है। विटामिन डी को अपन हिंदी में कहते हैं 2। ठीक है, डी को अपन कह देते हैं हिंदी में, डी बोल रहा है 2 से, डी का अंदर जो साउंड आ रहा है डी का आ रहा है, तो डी से 2.5, तो 2.5 को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, 2.5। तो डी से 2.5 याद रख सकते हैं अपन, 2.5 mcg। ठीक है, विटामिन ई है, ई के अंदर 8 को अपन ई से ही लिखते हैं, EIGHT 8, तो यहाँ पे भी 0.8 है। ठीक है, तो विटामिन डी और ई का तो आप आसानी से यहाँ पे क्या रख सकते हैं, रिकमेंडेड डेली अमाउंट याद रख सकते हैं। रही बात विटामिन ए की और विटामिन के की, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम में बहुत बार एग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आशा करता हूँ आगे आने वाली एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि ये एक छोटा सा पॉइंट है एग रिलेटेड, और पीजीआई की एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा गया इसमें से क्वेश्चंस। तो इसके अंदर एक एग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उस ओवरव्यू को इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आप देख पा रहे हैं कि एक जो एग होता है, एक स्टैंडर्ड एग होता है, उसको अपन क्या मानते हैं, कितना वेट होता है उसका, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम के एक वेट के एक एग के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम फैट होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक एग के अंदर कितनी ग्राम प्रोटीन होती है। ठीक है, तो 6 ग्राम प्रोटीन होती है और 6 ग्राम फैट होती है। 30 mg कैल्शियम होता है, 1.5 mg आयरन होता है, 250 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। इनसे रिलेटेड वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर फिर भी अगर पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें इंक्लूड करी है। आपसे जो पूछा जा सकता है वो है कितनी एनर्जी देता है एक एग, तो आपको याद रखना है 70 किलो कैलोरी एनर्जी एक एग के अंदर होती है। एग का जो नेट प्रोटीन यूनिट जो होता है, ठीक है, NPU, वो होता है 96। ये जो NPU 96 होता है, इसी के कारण ये सभी जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें सबसे बेस्ट प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। यही चीज़ है, इसका NPU 96 होता है, इसी कारण ये इसको रेफरेंस प्रोटीन बनाता है एग को।
ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि रेफरेंस प्रोटीन क्या है, सब एग है। क्यों है? क्योंकि इसका एनपीयू बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा एनपीयू इसी का है 96, इस करके ये रेफरेंस प्रोटीन होता है। और याद रखिएगा जो एग है इसके अंदर विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट का ये एक तरह से पुअर सोर्स है, इसके अंदर नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट एग के अंदर नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोटीन कितनी होती है, फैट कितनी होती है, कितनी एनर्जी देता है, रेफरेंस प्रोटीन कौन सा है, एनपीयू इसका कितना हो सकता है और पुअर सोर्स किस चीज़ का है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ है जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से टाइम के अंदर यहाँ पे 6 to 7 क्वेश्चन कवर किए हैं। तभी किसी भी एक वीडियो में से 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाना ये कोई वो मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। और आ जाना ये मेरे लिए भी कोई आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए और आपके लिए भी, क्योंकि इसमें मैंने मटेरियल बहुत सारा आप सभी के लिए इंक्लूड किया है, कलेक्ट किया है, तब यहाँ पे एक ही वीडियो में से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एनर्जी यील्ड की बात करते हैं। सब ने रट रखा है कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, फैट से कितनी एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे जो मैंने आपके लिए जो रिसेंट एग्जाम्स के अंदर देखने को क्वेश्चन मिला था उसकी एक और यहाँ पे न्यूट्रिएंट रखा है एल्कोहल, इससे कितनी एनर्जी मिलती है। सब लोग कहेंगे कि साहब ये कोई न्यूट्रिएंट है जिसको यहाँ पे एनर्जी यील्ड रखा है। देखिए फ्रेंड्स, एल्कोहल एक न्यूट्रिएंट तो नहीं है, पर एग्ज़ाम में पूछा गया है, तब मैंने यहाँ पे सभी की जब आप एनर्जी यील्ड इन तीनों की याद रखते हैं तो यहाँ पे चौथे की भी एनर्जी यील्ड आपको याद रखनी है। एल्कोहल से जो एनर्जी यील्ड होता है वो होता है 7 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम दिया जाता है, ठीक है, एनर्जी मिलती है बॉडी को। प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम यहाँ पे बॉडी को एनर्जी मिलती है। फैट से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है। एल्कोहल से मिलती है 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। सबसे ज़्यादा किससे मिल रही है? फैट से 9। अब एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स, किलो जूल में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरी तो याद रखना है, इसके साथ ही 17 भी याद रखना है, 17 किलो जूल। प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है, पर 17 किलो जूल भी याद रखना है, ठीक है। फैट का 9 किलो कैलोरी है पर ग्राम, तो आपको 37 किलो जूल पर ग्राम भी आपको याद रखना है। एल्कोहल का 7 किलो कैलोरी पर ग्राम है, पर 29 किलो जूल भी आपको याद रखना है। 449 है तो वैसे ही 17 17 37 है, ठीक है, ये तीनों। तो इसके अलावा एल्कोहल का 7 किलो कैलोरी पर ग्राम मीन्स 29 किलो जूल आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्लाइड नंबर 6, एक्सेसिव ईटर डिजीज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेज ईटर डिजीज कौन सी है, राइस ईटर डिजीज कौन सी है, सोरगम ईटर डिजीज कौन सी है। मतलब कि जो लोग सबसे ज़्यादा राइस खा रहे हैं, राइस ईटिंग डिजीज, ठीक है, उनके अंदर कौन सी बीमारी होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो एक्सेसिव ईटिंग डिजीज है वो यहाँ पे मैंने लिखी है। जो लोग सबसे ज़्यादा मक्का खाते हैं, मेज़ खाते हैं, तो एक्सेसिव ईटिंग अगर मेज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर डिजीज होती है पेलेग्रा। रीज़न क्या है साहब? क्योंकि इसके कारण मेज़ के अंदर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, और जब ट्रिप्टोफैन की कमी होती है तो 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफैन आप सभी को पता है 1 mg ऑफ नियासिन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नियासिन बनेगा नहीं जब ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो, और नियासिन नहीं बनेगा तो नियासिन की कमी से क्या हो जाता है, पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। तो आप सभी को पता है जो लोग एक्सेसिव मेज़ खाते हैं उनके अंदर ट्रिप्टोफैन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसलिए उन लोगों के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलता है, वो है केजल्स नेकलेस। कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है साहब? पेलेग्रा में देखने को मिलता है, याद रखना है आपको। सेकंड है यहाँ पे सोरगम। सोरगम आप सभी को पता है ज्वार को अपन कहते हैं सोरगम। सोरगम देखिए इसके कारण डिजीज होती है फ्लोरोसिस, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये फ्लोरीन का रिटेंशन बॉडी के अंदर क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे इनके अंदर ज्वार जो एक्सेसिव ईट करते हैं, एक्सेसिवली लेते हैं, ज्वार खाते हैं, उन लोगों के अंदर फ्लोरोसिस हो जाता है, क्योंकि ये फ्लोरोसिस के क्या होता है, बॉडी के अंदर रिटेंशन को और इसके इफेक्ट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करती है। थर्ड है राइस। राइस की कमी, राइस के खाने वाले ज़्यादातर लोगों के अंदर क्या मिलती है, डिजीज बेरी। क्यों मिलती है? क्योंकि वाइट और जो पॉलिश्ड राइस होते हैं उनके अंदर थायमीन नहीं होता है,
नहीं होता है या बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। इसलिए जैसे ही थायमिन की कमी होएगी या थायमिन नहीं पहुंचेगा बॉडी को, तो उन लोगों के अंदर बेरी डिजीज़ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चावल खाने वाले लोग हैं, एक्सेसिव चावल खाने वाले लोग हैं, उनके अंदर बेरी डिजीज़ देखने को अपने को मिलती है। नेक्स्ट है बाजरा और बारले। ठीक है, बाजरा आप सभी जानते हैं, बारले भी आप सभी जानते हैं। इनके अंदर जो एक्सेसिव खाने वाले लोग हैं उनके अंदर अर्गटिज्म होता है। क्यों होता है अर्गटिज्म? एक क्लेविसेप्स परप्यूरा नाम का एक फूड टॉक्सिकेंट होता है। ठीक है, उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे इन लोगों के अंदर अर्गटिज्म नाम की डिजीज हो जाती है बाजरा और बारले खाने वालों में। की ओर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है फूड एडल्ट्रेशन डिजीजेस को। देखिए फ्रेंड्स, खूब सारे फूड एडल्ट्रेंट्स होते हैं जो कि अपन नॉर्मली रूटीन में खाने वाली चीज़ों के अंदर इन सभी को एडल्ट्रेंट्स के रूप में मिला दिया जाता है। इन सभी एडल्ट्रेंट्स के अंदर, इन मिक्सअप्स के अंदर, ये जो मिलावटी चीज़ें हैं उनके अंदर, इन मिलावट वाली चीज़ों के अंदर ये टॉक्सिन्स होते हैं और इन टॉक्सिन्स के कारण ये डिजीजेज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में लेथेरिज्म और यहाँ पे एंडेमिक एसाइटिस के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, पर मैंने यहाँ पे सभी जो फूड एडल्ट्रेशन की डिजीजेज हैं वो सारी यहाँ पे एक साथ कलेक्ट कर दी है। इसलिए यहाँ पे एग्जाम में से क्वेश्चन आने की संभावना है, इस स्लाइड में से आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 लेथेरिज्म। लेथेरिज्म क्यों होता है साहब? एक खसेरी दाल होती है, नॉर्मली अपनी दालों के अंदर खसेरी दाल मिक्सअप कर दी जाती है। इस खसेरी दाल में क्या होता है, टॉक्सिन होता है BOAA, बीटा ऑक्सेलिल एमिनोएलिनिन। तो ये टॉक्सिन बॉडी में जब पहुंचता है तो लेथेरिज्म नाम की डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से एपिडेमिक ड्रोप्सी जो होता है वो किस कारण होता है? जो अपने नॉर्मली खाने के ऑयल के अंदर आर्जिमोन मैक्सिकाना का ऑयल मिला देने के कारण सैंग्विनेरिन टॉक्सिन बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। इस आर्जिमोन मैक्सिकाना में सैंग्विनेरिन होता है, ये बॉडी के अंदर जाके क्या कर देता है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी डिजीज अपने को कोज करता है। थर्ड है यहाँ पे एंडेमिक एसाइटिस। देखिए फ्रेंड्स, एंडेमिक एसाइटिस क्यों होता है? क्रोटोलोरिया सीड्स, जिनको अपन नॉर्मली भाषा में झुंझुनिया कहते हैं, इसकी मिलावट कर दी जाती है, जिसके कारण इन क्रोटोलोरिया सीड्स के अंदर जो पायरोलिजिडिन एल्कलॉइड्स होते हैं वो बॉडी में जाते हैं और एंडेमिक एसाइटिस कोज कर देते हैं। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। एफ्लाटॉक्सिकोसिस क्यों होता है? एफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। क्यों होता है? एक एडल्ट्रेंट होता है एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, ये एस्परजिलस फ्लेवस क्या होता है? एडल्ट्रेंट होता है, ये अपने खाने वाली चीज़ों में मिला देने के कारण एफ्लाटॉक्सिकोसिस होने की संभावना होती है। फिफ्थ है अर्गटिज्म। अर्गट नाम की डिजीज होती है, वही अर्गटिज्म कहलाता है। अर्गटिज्म क्या होता है? देखिए किस टॉक्सिन के कारण होता है? क्लेविन एल्केलॉइड के कारण होता है। क्यों होता है? अपने खाने वाली चीज़ों के अंदर क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नाम की एक ये फंगस टाइप होती है, ये क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस मिला देने के कारण क्लेविन एल्केलॉइड्स बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और अर्गटिज्म नाम की डिजीज कोज कर देते हैं। एग्जाम में देखिए लेथेरिज्म और एंडेमिक एसाइटिस पूछा जा चुका है, भविष्य में ड्रॉप्सी, एफ्लाटॉक्सिकोसिस और अर्गटिज्म ना पूछा जाए, इसलिए आपको ये स्लाइड याद रखनी है। अगर पूछा जाता है तो जो पढ़ेंगे वो इस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर मैंने लिमिटिंग एमिनो एसिड्स रखे हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मेज के अंदर कौन कौन से एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। आपको भी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया कि मेज ईटर लोगों के अंदर कौन सी डिजीज होने की संभावना होती है और क्यों होती है, सब ट्रिप्टोफैन की कमी के कारण होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से, इसी तरह से पल्सेज में कौन से एमिनो एसिड नहीं होते हैं, सीरियल्स में कौन कौन से एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ इस स्लाइड के अंदर। देखिए सीरियल्स के अंदर यहाँ पे लिमिटिंग एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब जो एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं, लिमिट के होते हैं, बहुत कम होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं, वो होते हैं थ्रियोनिन और लाइसिन। ठीक है, पल्सेज के अंदर मेथियोनिन और सिस्टीन होते हैं। मेज के अंदर क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पे पल्सेज में मेथियोनिन और सिस्टीन नहीं होते हैं, मेज में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नहीं होते हैं। एग्जाम में कैसे याद रखोगे, यहाँ पे सीरियल्स के अंदर थ्रियोनिन और लाइसिन CTL, ठीक है, पल्सेज के अंदर PCM, ठीक है, मेथियोनिन एंड सिस्टीन, तो PCM। मेज को अपन क्या लिखेंगे, MTL। तो यहाँ पे देखो अपन क्या बनाते हैं, जो अपना निमोनिक बनता है वो बनता है CT मतलब कट, लाइसिन मतलब लो, कट लो। ठीक है, पल्सेज मेथियोनिन और सिस्टीन को अपन लिखेंगे PCM, कट लो PCM, मेज ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। तो मेज और ट्रिप्टोफैन से अपन बनाएंगे MT और लाइसिन से
लो, ठीक है। कट लो, पीसीएम मत लो। मतलब यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई पीसीएम देने की कोशिश कर रहा है तो वो पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा है आपको अगर देने की, तो आप क्या कर लो, वहाँ से कट लो, पर पीसीएम मत लो। यही आपको इस लिमिटिंग एमिनो एसिड्स को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये चीज़ अगर मैं इसको अंदर इंक्लूड कर देता, देखो इंक्लूड करने से क्या है, लोग सीधे सीधे सिर्फ इन स्लाइड्स को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि मैं इनको टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ इनको फिर परेशान होकर याद करेंगे। जो वीडियो देखेगा उसको ये सारी चीज़ याद होएगी, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, उनको लिख नहीं सकता ऐसी चीज़ों को इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि लिखने में मतलब समझाने की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर देखिए प्रोटीन इंटेक और रिकमेंडेड डेली अमाउंट इंटेक जो होता है एनर्जी का, आरडीए जिसको अपन कह रहे हैं यहाँ पे, रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इंटेक, नई जो एटनम लेटेस्ट गाइडलाइंस है 2011 की, उनके आधार पे। हालांकि देखिए 2011 बहुत पीछे रह गया, पर यही गाइडलाइंस 8% क्या कर रही है, रन कर रही है। तो जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग अपने को देखिए सीडेंट्री फीमेल को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, मॉडरेट वर्किंग जो फीमेल होती है उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, हेवी वर्किंग फीमेल को कितनी ज़रूरत होती है, सारी इसके अंदर लिखे। प्रेगनेंसी के अंदर कितनी एनर्जी चाहिए होती है, लैक्टेशन में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, सारी यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना होती है, मैंने इंक्लूड करी है। लैक्टेशन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लैक्टेशनल जो मदर होती है उसके अंदर एनर्जी कितनी एक्स्ट्रा देनी होती है, प्लस 600 देनी होती है। प्रोटीन कितना एक्स्ट्रा देना चाहिए, 19 यहाँ पे ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा देना होता है एक नॉर्मली फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल का, ठीक है। फीमेल, एडल्ट फीमेल अगर मान लीजिए सीडेंट्री है तो अपन उसको देते हैं 1900 एनर्जी किलो कैलोरी, ठीक है। मॉडरेट को 2230, ठीक है, 2230 यहाँ पे कितने किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे उसकी रिकमेंडेड डेली होती है, मतलब यहाँ पे डेली उसको इतनी एनर्जी का फूड लेना ही होता है, इतनी एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए। और हेवी वर्किंग फीमेल होती है उसको 2850 एनर्जी किलो कैलोरी यहाँ पे डेली चाहिए होती है। साथ ही साथ प्रोटीन इन तीनों को 55 ग्राम प्रोटीन पर डे इनको क्या होता है, चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक नीड कितनी है एनर्जी की और कितनी नीड है प्रोटीन की, वो मैंने यहाँ लिखी है। तो देखिए यहाँ पे आप एडल्ट फीमेल के लिए 1900 को 19 मानिए, 2230 को 22 मानिए और 2850 को 28 मान लिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको याद हो जाती है 19, 22 और 28, ठीक है, 19, 22 और 28, तो अगर ये तीनों याद हो जाते हैं तो आपको एडल्ट फीमेल के साथ साथ एडल्ट मेल का भी याद हो जाता है रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैसे, देखिए सबसे पहले सीडेंट्री, मॉडरेट और हेवी अपन ने लिख लिया मेल के लिए, तो 19 के अंदर 4 जोड़िए 2300, ठीक है, सीडेंट्री के लिए। 22 के अंदर 4 इसमें जोड़ा तो इसमें 5 जोड़िए, तो 22 + 5 2700 के अराउंड यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है। और यहाँ पे 28 है, 28 के अंदर यहाँ पे जोड़िए 6, तो 4, 5, 6 ये आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3400 के अराउंड यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है हेवी वर्कर एडल्ट मेल को। तो यहाँ पे देखिए 19, 22, 28 याद रखिए, आप इन तीनों की एनर्जी याद रख लेंगे और इसी से आप याद रख लेंगे मेल की भी, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी को पता होना चाहिए मेल को आपको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे नीड होता है, तो यहाँ पे 60, 60, 60, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर एक फीमेल को प्लस 350 एनर्जी इन सभी के साथ साथ एक्स्ट्रा नीड होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए सीडेंट्री वर्कर है तो 1900 + 350, ठीक है, और उसका प्रोटीन हो जाएगा 55 + 23, ओके। लैक्टेशन में देखिए 0 to 6 मंथ अगर लैक्टेशन चल रहा है तो यहाँ पे प्लस 600 यहाँ पे एनर्जी एक्स्ट्रा नीड होती है बॉडी को, और प्लस 19 यहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्लस 19 ग्राम, ठीक है। लैक्टेशन अगर मान लीजिए 6 to 12 मंथ पे है तो यहाँ पे प्लस 520 एनर्जी नीड होती है एक्स्ट्रा, और प्लस 13 यहाँ पे प्रोटीन की 13 ग्राम प्रोटीन की यहाँ पे एक्स्ट्रा नीड बॉडी को होती है। तो आप ये याद रख सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। फ्रेंड्स को शेयर करने का बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड्स, यहाँ पे रैपिड रिवीजन का मैंने जैसे कि आपको बताया, रैपिड रिवीजन की एक एक यहाँ पे टेबल और एक एक स्लाइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए, और आप साथ ही साथ इनको देख के अपने खुद के नोट्स भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।